तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक होंगे। तो यस, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं द हॉरर फील्ड गेम की फुल स्टोरी। द हॉरर फील्ड बेसिकली ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर हॉरर गेम है जिसके अंदर एक स्कैरी हॉन्टेड जगह होती है। उस जगह पर होते हैं 7 मॉन्स्टर्स या फिर 7 साइको किलर्स। आज तक जो भी उस हॉन्टेड प्लेस में गया है वो वापस जिंदा लौट कर कभी भी नहीं आया, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उसको दर्दनाक मौत देकर खा जाते हैं। इनका मोटिव भी होता है इंसान को एक दर्दनाक मौत देना और उसके फ्लैश खा जाना। लेकिन शॉकिंगली ये मॉन्स्टर्स पहले एक मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये पहले एक नॉर्मल इंसान ही हुआ करते थे। दे यूज्ड टू बी लाइक ह्यूमंस, बट इनके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और इंसिडेंट्स होते हैं जिन्होंने इनको एक साइको मॉन्स्टर्स में चेंज कर दिया। और आज हम उन्हीं स्ट्रेटजीज और इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ द हॉरर फील्ड गेम की फुल स्टोरी। मैं आपको बताऊंगा जो इस गेम के अंदर हॉन्टेड प्लेस है और जो उसके अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स किलर्स हैं उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। दैट्स वाई आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में, तो इसलिए जाकर कमेंट्स कर दो। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी का स्टार्ट होता है साल 1987 से। 1987 में एक सुनसान जगह पर पहाड़ों के बीच में एक मेंटल हॉस्पिटल बना हुआ था। यह मेंटल हॉस्पिटल एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जो किसी भी शहर, किसी भी आबादी से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर थी। यह मेंटल हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा था, कई सौ मीटर्स के दायरे में फैला हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स, डॉक्टर और पेशेंट थे। अब क्योंकि ये जो मेंटल हॉस्पिटल था ये किसी भी शहर, सिटी या आबादी से कई सौ किलोमीटर दूर था, दैट्स वाई इसके अंदर जितने भी वर्कर्स, डॉक्टर या काम करने वाले लोग थे वो अपने घर पर डेली अप डाउन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और इसी ही रीजन से इस मेंटल हॉस्पिटल के आसपास जो उस हॉस्पिटल में काम किया करते थे डॉक्टर्स, वर्कर्स, उनकी फैमिलीज के लिए घर बना दिए जाते हैं। साथ में ही उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाता है, एक चर्च बनाया जाता है और एक सेमेट्री और एक छोटी सी जेल। बेसिकली उस मेंटल हॉस्पिटल के साथ साथ वो वाली जगह को एक टाउन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस टाउन का नाम रखा जाता है द रेवन हिल मेंटल फैसिलिटी। अब ये जो मेंटल हॉस्पिटल था इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स एक साइलेंट सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था इसका नाम था द प्रोजेक्ट साइलेंट मून। जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था या जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर जूलियन क्रो। डॉक्टर जूलियन का मानना था कि अगर किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा डराया जाए या फिर उसको एक डर की लास्ट लेवल तक ले जाया जाए, द लास्ट लेवल ऑफ फियर, तो उस इंसान का जो माइंड है 100% अनलॉक हो सकता है। और अगर उस इंसान का माइंड 100% अनलॉक हुआ देन फिर उसके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स या फिर एबिलिटीज आ सकती हैं। ये मानना था डॉक्टर जूलियन का। और ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली यही था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना था और उनके दिमाग को 100% अनलॉक करना था। फॉर ए स्केल में तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम, तुम या फिर जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं उनका माइंड 10 to 20% ही कॉन्शियसली यूटिलाइज्ड होता है। बेसिकली हम अपने माइंड को सिर्फ 10 to 20% ही यूज कर पाते हैं। अगर कोई भी इंसान अपने दिमाग की 100% कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेता है या फिर वो अपने दिमाग की 100% कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से अनलॉक कर लेता है तो फिर उस इंसान के पास काफी सारी रैंडमली एबिलिटीज और सुपर नेचुरल पावर आ सकती है। जैसे कि वो फ्लाई कर सकता है, वो अपनी आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप के न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स को देख सकता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए अपने माइंड से ही उसको कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है इफ दैट पर्सन अपने दिमाग की कॉन्शियसनेस को 100% अनलॉक कर लेता है। डॉक्टर जूलियन अपने एक्सपेरिमेंट में यही करना चाहते थे एंड ये साइलेंट मून प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट होते हैं और जो लीड साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर जूलियन। इस प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट के लिए 7 सब्जेक्ट को चुना जाता है या फिर 7 लोगों को चुना जाता है। ये जो 7 सब्जेक्ट थे इनको बहुत ही ज्यादा देखकर चुना गया था। मीन की ये 7 के 7 लोग मेंटली बहुत ज्यादा वीक थे। इनके पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट या फिर चीजें हो चुकी थी जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे थे और उससे बहुत ज्यादा टूटे हुए थे, दुखी थे एंड इमोशनली बहुत ज्यादा वीक थे। तो ऐसे ही 7 लोगों को उस टाउन या फिर मेंटल हॉस्पिटल से चुना जाता है। हमारे ये 7 ही सब्जेक्ट्स या लोग उसी ही मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट थे जो किसी न किसी मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे और उसी के ट्रीटमेंट के लिए इन्हें रेवन हिल मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया था। इन 7 ही सब्जेक्ट्स या फिर लोगों की लिस्ट में पहला नाम था विक्टर ओ'कॉनर का।
विक्टर ओकोनर। बेसिकली ये एक बुचर था जो एक छोटे से टाउन में बुचरिंग का काम किया करता था। विक्टर का बचपन बहुत ज़्यादा ट्रॉमाफुल गुजरा था। बेसिकली जब ये 5 साल का था तो इसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और इसके फादर ने इसकी कस्टडी लेने से पूरी तरह से मना कर दिया था, जिसका मतलब है कि विक्टर 5 साल की उम्र में पूरी तरह से बेघर हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स विक्टर को काफ़ी मेंटल ट्रॉमा होता है और ये मेंटल ट्रॉमा कोज बनता है इसके एक मेंटल डिसऑर्डर का। विक्टर को एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है बिपोलर आई डिसऑर्डर। बेसिकली इस डिसऑर्डर में विक्टर को एक्सट्रीम गुस्सा आता था, उसके मूड स्विंग्स होते थे, उसको नींद नहीं आती थी, उसको एंजाइटी होती थी और उसको डिलूजन्स होते थे। आप बोल सकते हो कि विक्टर को बहुत सारी मेंटल इलनेस हो चुकी थी उसके ट्रॉमा के चलते, और इन्हीं मेंटल इलनेस की वजह से जब विक्टर हाई स्कूल में आता है ही रेप्ड हिज वन ऑफ क्लासमेट। एंड इसके बाद पुलिस विक्टर को पकड़ती है और उसको कस्टडी में लिया जाता है। बट ये एक अंडर एज बच्चा था, एक नाबालिग बच्चा था, इसलिए उसको जेल नहीं बल्कि एक करेक्शन हाउस में भेजा जाता है। विक्टर उस करेक्शन हाउस में कुछ महीने रहता है, फिर उसको वहां से निकाल दिया जाता है और विक्टर आज़ाद हो जाता है। बड़े होते होते विक्टर एक साइको किलर बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ एज अ प्रोफेशन ये एक बुचर बन जाता है क्योंकि इसको काटने पीटने में मारने में बहुत ज़्यादा मजा आता था बिकॉज ऑफ ही इज साइको किलर एट द एंड। लेकिन एक दिन की बात होती है, विक्टर एक बंदे का मर्डर कर देता है और पकड़ा जाता है। पुलिस इसको पकड़ लेती है, कस्टडी में लेती है। बाद में विक्टर को डायग्नोज किया जाता है एक मेंटल डिसऑर्डर से जिसका नाम था बिपोलर आई डिसऑर्डर, और उसी के ट्रीटमेंट के लिए विक्टर को इसी ही रेवन हिल मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हमारी लिस्ट में दूसरा सब्जेक्ट है शैन कूपर। शैन कूपर एक यंग प्रीस्ट था। एक दिन की बात होती है कि ये चर्च से अपने घर जा रहा होता है साइकिल से, लेकिन रास्ते में ही इसकी साइकिल स्लिप हो जाती है और इसका सर ज़मीन पर लग जाता है या किसी पत्थर पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ी हेड इंजरी होती है। एंड उसी इंजरी के बाद शैन कूपर को काफ़ी अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी थी जो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, जैसे कि उसको डार्क शेडो दिखाई देते थे और इसको तरह तरह की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी इसके कानों में। वो आवाज़ें हमेशा इसके कानों में गूंजती थी, इसका नाम लेती थी, विस्परिंग करती थी। जहाँ भी ये जाता था इसको डार्क शेडो दिखाई देते थे और वो आवाज़ें इसको सुनाई देती थी। यहाँ तक कि शैन कूपर का खाना पीना सोना सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था। ये डर में जीता था, उन आवाजों से, उन डार्क शेडो से इसका सुकून पूरी तरह से छीन चुका था। इन्हीं सारी चीजों के चलते शैन कूपर स्टार्टेड लूजिंग हिज माइंड। वो पागल होने लगा था और एट द एंड ये पूरी तरह से पागल हो जाता है। देन शैन कूपर को इसके ट्रीटमेंट के लिए उसी ही हॉस्पिटल यानी रेवन हिल मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। फिर इस लिस्ट की तीसरा सब्जेक्ट था स्कॉट बार्न्स। स्कॉट बार्न्स एक पावर प्लांट में काम किया करता था और उसी पावर प्लांट में इसके साथ एक ट्रेजेडी या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। बेसिकली स्कॉट बार्न्स को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है एंड ये पूरी तरह से जल जाता है। इसका फेस बेकार हो जाता है, इसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है, बट फॉर्चुनेटली इसकी जान बच जाती है, लेकिन इसका चेहरा और बॉडी पूरी तरह से झुलस कर खराब हो चुके थे। एंड फिर स्कॉट इस चीज का जिम्मेदार मानता है अपने कलीग्स या फिर जो उसके साथ वर्कर्स काम करते थे उनको, वो उनके ऊपर इस चीज का ब्लेम डालता है कि उन्हीं की वजह से इसका ये हाल हुआ या फिर इसका ये एक्सीडेंट हुआ। फिर इसके बाद स्कॉट का माइंड पूरी तरह से हेड से बढ़ जाता है अपने कलीग्स के लिए, और एक दिन ये अपने कलीग्स या फिर जो उसके वर्कर्स थे, स्कॉट बार्न्स अपने 13 कलीग्स को मार देता है। स्कॉट बार्न्स को पुलिस पकड़ती है, कस्टडी में लेती है। इसको भी एक मेंटल डिसऑर्डर से डायग्नोज किया जाता है एंड फिर ट्रीटमेंट के लिए इसको भी उसी रेवन हिल मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और अब इस लिस्ट का चौथा सब्जेक्ट था टॉरविन एडमंड। टॉरविन एडमंड को बचपन से ही एनामिलिस्टिक मेंटल डिसऑर्डर था। बेसिकली एनामिलिस्टिक डिसऑर्डर होता है जब कोई इंसान अपने आप को किसी जानवर से रिलेट कर लेता है या उसको जोड़ लेता है या फिर वो अपने आप को एक जानवर ही मानता है, जैसे कोई कुत्ता, कोई शेर। और ऐसे ही टॉरविन एडमंड अपने आप को एक वेयरवुल्फ मानता था, वो अपने आप को एक भेड़िया मानता था, उसकी तरह बिहेव करता था, कभी कभी उसकी तरह चलता था, उसकी तरह बोलता था, आवाजें निकालता था, यहाँ तक कि उसकी तरह खाता भी था। लेकिन बचपन में इसके माँ बाप इसकी इन हरकतों को इग्नोर कर देते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये बच्चा है और बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। बट जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसका ये ऑब्सेशन या फिर मेंटल डिसऑर्डर और ज्यादा बढ़ता रहता है। फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब टॉरविन एडमंड सारी हदें पार कर देता है। इसका मेंटल डिसऑर्डर सारी हदें पार कर देता है क्योंकि ये एक बकरे को मारकर उसको कच्चा ही खाने लगता है एक भेड़िए की तरह। एंड उसके माँ बाप जब ये चीज देखते हैं वो पूरी तरह से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब उनको पता लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देन फिर टॉरविन को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। फाइनली इसको एक मेंटल
मेंटल डिसऑर्डर से डायग्नोज किया जाता है जिसका नाम होता है एनिमलिस्टिक डिसऑर्डर। जिस डिसऑर्डर में कोई भी इंसान अपने आप को एक जानवर समझने लगता है। ट्रोइन एडमंड को भी इस मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए उसी रेवनहिल मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो इन चारों के साथ साथ ऐसे ही और 3 मेंटली इल पेशेंट को चुना जाता है और फिर इस तरह से डॉक्टर जूलियन उस मेंटल हॉस्पिटल से 7 मेंटली इल पेशेंट को चुनता है या सब्जेक्ट्स को चुनता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 सब्जेक्ट्स चुने गए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, इनका पास्ट कितना ज्यादा ट्रॉमाफुल था या पेनफुल था। फिर इन 7 लोगों को एक साथ लाने के बाद ये जो 7 सब्जेक्ट्स थे जिनको द प्रोजेक्ट मून साइलेंट के लिए चुना गया था, तो उन 7 सब्जेक्ट को उसी ही मेंटल हॉस्पिटल की एक लेबोरेटरी में ले जाया जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए जाते हैं। देन इसके बाद इन 7 को हेलुसिनेशन ड्रग्स देकर इनके जो पास्ट के पेनफुल इंसिडेंट थे या ट्रॉमा थे उनको बार बार दिखाया जाता है और वो हेलुसिनेट करने लगता है। उनको लगता है कि जो उनके पास्ट में हो चुका है, जिससे वो सफ़र कर रहे थे, जिस चीज़ की यादों से, वही चीज़ उनके दिमाग में, उनकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी बिकॉज ऑफ इन साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर जूलियन ने उनको हेलुसिनेशन ड्रग्स दे दिया था। साथ ही साथ इनको एक्सट्रीम सीरम्स और केमिकल भी दिए जाते हैं, इनकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर इनको शॉक थेरेपी दी जाती है और इस तरह से ये 7 सब्जेक्ट या 7 लोग अपने डर की सबसे लास्ट वाली लेवल को रीच कर लेते हैं। एंड शॉकिंगली इन 7 सब्जेक्ट्स के माइंड्स की कॉन्शियसनेस या फिर जो उनका माइंड था वो 100% अनलॉक हो जाता है। इनकी कॉन्शियस 100% अनलॉक हो जाती है। जैसे ही इनकी कॉन्शियसनेस 10-20% से 100% पर अनलॉक होती है, जैसा कि डॉक्टर जूलियन ने सोचा था वैसा ही होता है। इनको बहुत सारी रैंडमली पावर्स और सुपर नेचुरल पावर मिल जाती हैं। जैसे कि इनको मिलती है टेलीपोर्ट की पावर, कोई इनमें से गायब हो सकता था, कोई बहुत ज़्यादा तेज बोल सकता था, किसी का विजन बूस्ट हो जाता है, किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ऐसे ही इन सब्जेक्ट्स को रैंडमली तरह तरह की सुपर नेचुरल पावर्स और एबिलिटीज़ मिलती हैं जब इनके माइंड की कॉन्शियसनेस 100% रीच कर जाती है। बट यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम ये थी, जैसे ही इन 7 सब्जेक्ट्स का माइंड 100% अनलॉक होता है या जो उसकी पावर है वो 100% अनलॉक होती है, उसके बाद इनका माइंड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उनको पावर तो मिल चुकी थी बट साथ ही साथ जो उनका माइंड था वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इवन वो अपना आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी ये 7 लोग लेबोरेटरी से बाहर निकलते हैं उसको तोड़ फोड़ कर, और जितने भी साइंटिस्ट थे जो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये सब्जेक्ट्स या लोग, उनको मार देते हैं। फिर ये मेंटल हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पेशेंट होते हैं उनको भी मार देते हैं। मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलकर टाउन में जितने भी लोग, बच्चे, फैमिलीज, बूढ़े, औरत, हर किसी को मार देते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। उनको मारने के बाद ये 7 सब्जेक्ट या 7 लोगों के फ्लैश को या उनकी बॉडीज को खाने लगते हैं। देन इस तरह से ये 7 लोग जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था डॉक्टर जूलियन के थ्रू, ये 7 के साथ साइको मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। भयानक दिखने वाले साइको मॉन्स्टर्स जिनके माइंड की कॉन्शियस 100% रीच कर चुकी है और इनके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल एबिलिटीज आ जाती हैं। यह सब इफेक्ट था उसी ही एक्सपेरिमेंट का, द प्रोजेक्ट साइलेंट मून। देन द रेवनहिल मेंटल फैसिलिटी टाउन पूरी तरह से खाली और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि रेवनहिल एक सुनसान जगह पर पहाड़ों के बीच में बना हुआ था, इसलिए इसकी सिक्योरिटी के लिए इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बाउंड्रीज या फिर दीवारें थी और इन दीवारों के अंदर हजारों वोल्ट्स का करंट था, जिससे कोई भी इस टाउन के अंदर ट्रेस पासिंग ना कर सके। मतलब कोई चाहकर भी बाहर से कोई अंदर या फिर इस टाउन के अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, सिवाय 2 मेन गेट्स के। बेसिकली इस टाउन के अंदर या बाहर जाने के लिए इसके 2 हाईली सिक्योर्ड मेन गेट थे। ये दोनों ही गेट्स स्ट्रॉन्ग मेटल के बने हुए थे। इनको खोलने के लिए टाउन के अंदर ही जगह जगह पर कुछ जनरेटर्स थे, उनको ऑन करना पड़ता था फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस, तब जाकर ये गेट्स खुलते थे और कोई इनके थ्रू टाउन के अंदर या बाहर जा सकता था। लेकिन अब ये 7 साइको मॉन्स्टर उस टाउन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, वहां के लोगों को मारकर खा जाते हैं और उस टाउन में कोई भी नहीं बचता। बट ये मॉन्स्टर रेवनहिल टाउन से बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज ऑफ दोज हाईली वोल्टेज बाउंड्रीज एंड हाईली सिक्योर्ड गेट्स। अब ये 7 साइको मॉन्स्टर्स रेवनहिल टाउन के अंदर ट्रैप्ड होकर रह जाते हैं और वहां पर जितने भी लोगों की बॉडीज थी जिनको इन्होंने मारा था उनकी बॉडीज को खाते हैं। एंड इस तरह से रेवनहिल टाउन पूरी तरह से अबेंडन्ड हो जाता है। वहां पर अब कोई भी नहीं होता सिवाय इन 7 साइको मॉन्स्टर्स के अलावा। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सालों बाद एक ग्रुप या फिर कुछ लोगों को यह टाउन मिल जाता है। वो रेवन
हिल टाउन को ढूंढ लेते हैं और उनको पता लगता है कि इस टाउन के अंदर 7 साइको किलर या मॉन्स्टर्स हैं और ये टाउन चारों तरफ से बंद है, इसलिए वो मॉन्स्टर्स इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। जब वो लोग इस टाउन को ढूंढते हैं तो उनके माइंड में एक बात या आइडिया आता है और वो आइडिया होता है एक गेम बनाने का, एक रियल लाइफ डेडली गेम। बेसिकली इस गेम का कॉन्सेप्ट ये था कि वो 4 बंदों की एक टीम बनाकर इस टाउन के अंदर भेजेंगे। देन उन 4 लोगों में से जितने भी लोग जनरेटर्स को स्टार्ट कर और वो गेट्स खोलकर बाहर जिंदा आ जाएंगे, उनमें से सभी को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड इस गेम का नाम वो रखते हैं द हॉरर फील्ड, एक रियल लाइफ डेडली गेम। फिर इस गेम को बनाने के बाद वो ग्रुप इस गेम की एड पब्लिकली तो नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ ये एक रियल लाइफ डेडली गेम था तो ये इलीगल है। दैट्स वाई वो इस गेम की एड डार्क वेब पर करता है। जो लोग डार्क वेब सर्फ करते हैं वो इस एड को देखते हैं और उनमें से कुछ लोग इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर वो इंटरेस्टेड होते हैं इस गेम में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरह से वो ग्रीडी या उनको पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही 4 बंदों की टीम बनती है जिसमें एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक थीफ होता है और एक एथलीट। और इन 4 बंदों की टीम को या फिर 4 लोगों को रेवन हिल टाउन में हेलीकॉप्टर के थ्रू लैंड कराया जाता है। मिशन एकदम सिंपल था कि उस टाउन के अंदर मौजूद जो जनरेटर्स थे, जो उन हाईली सिक्योर्ड स्ट्रॉन्ग मेटल से बने मेन गेट्स को खोलते थे, उनको स्टार्ट करना था और बाहर आना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेडली था, जानलेवा था, क्योंकि वहाँ पर साइको मॉन्स्टर थे, वो भी 7। तो ये एक चैलेंज या फिर डेयर या फिर आप बोल सकते हो एक रियल लाइफ गेम था जिसको कुछ लोगों ने बनाया था। देन फिर ये डेयर या फिर चैलेंज डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। तरह तरह के लोग वहाँ पर जाते हैं और इस चैलेंज को करते हैं, बट कोई भी वहाँ पर जाने के बाद या फिर हेलीकॉप्टर से लैंड होने के बाद रेवन हिल से वापस नहीं आ पाता। हाँ ओके, तो ये थी हमारे हॉरर फील्ड गेम की फुल स्टोरी। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हॉरर फील्ड या वो टाउन इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे बना एंड ये साइको मॉन्स्टर्स एक नॉर्मल ह्यूमन से भयानक मॉन्स्टर्स में कैसे चेंज हो गए। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, वो लाइट भी नहीं आ रही, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि देख सकते हो भाई ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किए थे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूँ या शो करूँ अपने आने वाली वीडियोज़ में, तो इस वीडियो के नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट कर दो, देन आई विल शो योर कमेंट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, बाय।